हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जूरिस साथी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग अभी जो है प्रिपरेशन करवा रहे हैं आपको एपीओ। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपसे बात करने वाले हैं एक ऐसे ही एक्ट के बारे में, द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। ठीक है। अब इस एक्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसा एक्ट है जिसके बारे में आपने बचपन से ही जान रखा है, जिसकी प्रॉब्लमों को आपने बचपन से फेस कर रखा है, या हम में से या आप में से किसी ने फेस नहीं करा हो लेकिन हमारे पेरेंट्स ने इस प्रॉब्लम को फेस करके रखा हो। ठीक है। तो हमें नहीं पता था कि पहले कि हम जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इन फ्यूचर हमें उन्हें फेस नहीं करना पड़ेगी, उनसे रिलेटेड लॉ भी आ जाएगा। एक्सेप्ट अगर मैं बात बोलूं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्हें पता था कि मैं कुछ ऐसा जरूर करूंगा जिससे जो मैं फेस कर रहा हूँ, जो मेरे साथ के लोग फेस कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं ये रिलीफ मिले। इसलिए उन्होंने क्या करा, कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। ठीक है। अब आज के इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले कॉन्स्टिट्यूशन ही एक्सप्लेन करूंगी। क्यों? क्योंकि इस पूरे एक्ट को जो फाउंडेशन मिलता है, इस पूरे एक्ट को जो बेस मिलता है, इस पूरे एक्ट को जो स्ट्रक्चर मिलता है, वो मिलता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 से। ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम ये बात करेंगे कि क्या SC/ST एक्ट बनाने से पहले कोई ऐसे प्रोविजन थे जिनसे हमको क्या मिलते, जो हम अत्याचार हम पे हो रहा है उससे कोई रिलीफ मिले। तो उससे पहले कोई पर्टिकुलर एक्ट नहीं था। अगर हम बात करें प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट था, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन था, लेकिन क्या उनसे भी हमको बेटर तरीके से रिलीफ मिल रहा था? नहीं। आपने बहुत सारे ऐसे मामले स्टिल आर रनिंग। हम जो SC/ST की प्रॉब्लम, जो एट्रोसिटी की प्रॉब्लम अगर हम देखें तो आज भी हम इस प्रॉब्लम को कहीं ना कहीं किसी स्टेट में फेस करते हैं। ठीक है। तो आज बस हम इसी बारे में बात करेंगे आपसे कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमारे हमको कोई राइट्स दिए गए, हमारी राइट्स को प्रोटेक्ट किया है, क्या हम एट्रोसिटी से डील कर सकते हैं। ठीक है। फिर हम बात करेंगे इस पूरे एक्ट की, द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। इसको बात करने से पहले मैं आपको बताऊं कि ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं, ठीक है, जो कहीं ना कहीं इस एक्ट को दर्शाता है। ठीक है। और ऐसे बहुत सारे नाटक हैं जिसमें हम एक नाटक देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हालांकि वो लोग सभी देखते हैं, जिसमें आपको बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है वो किस तरीके की प्रॉब्लम को फेस करते हैं। उन्हें क्लास में बैठने नहीं दिया जाता है। ठीक है। साथ में वो किसी कुएं से पानी नहीं भर सकते। ये प्रॉब्लम सिर्फ उनके साथ नहीं थी, ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ ही। हमें नीची जाति का दर्जा दिया जाता था, साथ ही साथ हमसे कुछ काम नहीं कराया जाता था। लेकिन अब आप हमारे साथ ऐसा करो, अब आप हमारे साथ ऐसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास क्या है, SC/ST एक्ट है। अगर अब आपने हमारे साथ कुछ ऐसा किया ना, तो हम क्या करेंगे भैया, SC/ST एक्ट में आपके खिलाफ कंप्लेन फाइल कर देंगे। ठीक है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो, सॉरी लेट्स स्टार्ट द क्लास। बिफोर वी गो थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन, में कॉन्स्टिट्यूशन में जाने से पहले इस एक्ट का स्ट्रक्चर आपको बता दूं। ठीक है। जैसे कि मैं आपको हर एक क्लास में पहले ही बता देती हूँ कि हमें उस डायरेक्ट को पढ़ने से पहले, उस एक्ट को पढ़ने से पहले उसके कुछ कॉमन टर्म्स पता होने चाहिए। आज हम पहले उसी कॉमन टर्म्स के बारे में बात करेंगे, फिर हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे, देन वी विल कम टू द SC/ST एक्ट। चलिए, ये जो SC/ST एक्ट है, ये एक्ट नंबर 33 है, मतलब उस साल का बना हुआ एक्ट नंबर कौन सा है, ये 33। इनैक्टमेंट डेट क्या है, 11 सितंबर 1989, मतलब इस दिन जो ये क्या है, प्रेसिडेंस इनको असेंट मिल गई थी। और एनफोर्स में कब आया, 30 जनवरी 1990। ठीक है। मतलब इस दिन से ये लागू होगा, किस दिन से लागू होगा, 30 जनवरी 1990 से ये जो एक्ट है ये एनफोर्समेंट में आ गया था। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर की बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर जो है यहाँ पे 5 है। टोटल नंबर ऑफ सेक्शन की बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ सेक्शन 23 है। और एक ही शेड्यूल है इसमें, जिसमें आपको बता दिया है कि आईपीसी के ऐसे कौन कौन से ऑफेंसेस जिसमें आप इससे डील कर सकते हैं। ठीक है। इस एक्ट को, हालांकि मैं आपको बता दूं ये थोड़ा सा बोरिंग है, लेकिन इस एक्ट को मैं पूरी तरीके से इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूंगी, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। चलिए, अब इस एक्ट के नेचर के बारे में जानते हैं। ठीक है। नेचर के बारे में जानते हैं कि SC/ST एक्ट जो है, क्या SC/ST एक्ट बेलेबल ऑफेंस कहलाता है या नॉन बेलेबल ऑफेंस कहलाता है, क्या ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है। इन शॉर्ट में अगर आपको बोल दूं कि क्या हम इस एक्ट में राजीनामा कर सकते हैं,
ठीक है। आपने अक्सर कोर्ट में ये लैंग्वेज यूज करी होगी, लेकिन अगर हम बात करें तो 320 आपसे बात करता है इसके बारे में, सीआरपीसी का कंपाउंडेबल ऑफेंस के बारे में। ठीक है, आज हम बात करेंगे सबसे पहले 2 क्लॉज सी। ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, जनरली क्या होता है, आप कोई ऑफेंस कमिट कर रहे हैं, ठीक है, आपने किसी से मारा पीटी कर दी, तो क्या करती है पुलिस, बिना वारंट के आपको अरेस्ट नहीं करती है अगर ऑफेंस है। लेकिन एससी एक्ट में ऐसा है कि अगर उनको जरा सी भी भनक लग गई और ऑफेंस लग रहा है कि संज्ञेय कॉग्निजेबल है, तो पुलिस क्या करेगी, बिना वारंट के डायरेक्टली सबसे पहले क्या कर लेगी, आपको अरेस्ट कर लेगी। ठीक है, अब ये जो ऑफेंस कमिट करते हैं एससी एक्ट में, भले आपने किसी को क्या करा हो, किसी नॉन एससी वाले ने क्या करा, एससी वाले को धक्का भी मारा हो, तो भी वो क्या माना जाएगा, नॉन बेलेबल ऑफेंस माना जाएगा, बेलेबल ऑफेंस नहीं माना जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ ये एक्ट किस नेचर का है, नॉन कंपाउंडेबल, मतलब यहाँ पे समझौते की कोई बात नहीं हो रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे आप राजीनामा ले ही नहीं सकते, ये बात हो रही है। तो ये बेसिकली एक्ट क्या है, कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है और क्या है, कंपाउंडेबल है। हाँ, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि इस एक्ट में आप एंटीसिपेटरी बेल भी नहीं ले सकते हैं। अब बात करते हैं इस एक्ट के ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस एक्ट के ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, फिर हम आएंगे इसके कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस पे। ठीक है, ऑब्जेक्ट की बात बता दूं तो पूरा एससी एक्ट जो है ये 3 चीजों पे चलता है। किन 3 चीजों पे चलता है जो इसका प्रियम्बल बोलता है। हर वैसे तो हर एक जो एक्ट है वो उसका प्रियम्बल क्या बता देता है, उस एक्ट का जस्ट बता देता है। ठीक उसी तरह यहाँ पे SC/ST एक्ट भी उस पूरे एक्ट का क्या बता देते हैं, जस्ट लेटर ऑन जब हम उसको आर्टिकल 15 मूवी से रिलेट करेंगे तो मैं आपको और बेटर तरीके से इसको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है, पहला ऑब्जेक्ट इस एक्ट का ये है, प्रिवेंट फ्रॉम एट्रोसिटीज ऑफेंसेस। ठीक है, ये जो पूरा एक्ट है, पहले बात तो ये एक्ट बना किसके लिए है, SC और ST कैटेगरी के पीपल्स के लिए। लेकिन क्या बता दूं मैं आपको, ये एक्ट अप्लाई किन पे होता है, नॉन SC और ST के लोगों के लिए। ठीक है, अब देखो ये एक्ट किससे प्रिवेंट करता है, फ्रॉम एट्रोसिटीज ऑफ ऑफेंसेस, मतलब जिस तरीके के भी ऑफेंसेस फेस करते हैं आप। ठीक है, सपोज आपने कोई अत्याचार फेस करा कि आप गए थे कुएं से पानी लेने, ठीक है, या आप चले गए मंदिर में और आपको वहां से मार मार के भगा दिया, या आपको जूते चप्पल की माला पहना के ले जाया गया कि आप यहाँ पे क्यों आए। ठीक है, या आपने एक बॉटल किसी से पानी मांग लिया तो उसने आपको लट से मारा। तो इस तरीके के एट्रोसिटीज जो का नीचे जाति के लोग फेस करते थे या दलित लोग फेस करते थे, उससे क्या करना, प्रिवेंशन होना। ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करना, किनको प्रोटेक्ट करना, SC/ST के लोगों को। ठीक है, तो जितने भी तरीके के अत्याचार से हमको बचाना, ये एक्ट क्या करता है, सारे तरीके के अत्याचार से हमको बचाता है। ठीक है, प्रिवेंट फ्रॉम द एट्रोसिटीज ऑफ ऑफेंसेस। नेक्स्ट बोलता है प्रोवाइड स्पेशल एक्सक्लूसिव स्पेशल कोड। ठीक है, हमारे लोगों के लिए क्या कर दिया इन्होंने, एक स्पेशल कोड का गठन करा। जैसे क्या होता है कि स्पेशल कोड्स किसके लिए होती है, जुवेनाइल जस्टिस अगर देखिए ना हम उसमें भी एक स्पेशल कोड के बारे में बोला गया। ऐसे बहुत सारे एक्ट है जहाँ पे कोर्ट ने, जहाँ पे ये बना गया कि एक स्पेशल कोड गठित होगी, इन मामलों को डील करेगी। अगर हम NDPS एक्ट देख लें तो ऐसे बहुत सारे एक्ट है। ठीक है, प्रोवाइड स्पेशल एंड एक्सक्लूसिवली कोड। स्पेशल कोड का लेने का मतलब ये है कि ये एक्ट किन मैटर को सुनेगी, पर्टिकुलर SC और ST के मैटर्स को ही सुनेगी। अब रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन टू द विक्टिम्स। ठीक है, अब क्या बोला गया है कि ये एक्ट बेसिकली क्या प्रोवाइड करता है, रिलीफ प्रोवाइड करता है, उपचार प्रोवाइड करता है, रेमेडीज प्रोवाइड करता है। किसके लिए प्रोवाइड करता है, SC और ST के पीपल्स के लिए। तो एक चीज तो इससे क्लियर हो गई कि ये एक्ट बनाया किसके लिए है, SC/ST के लोगों के लिए। लेकिन अप्लाई किस पे होगा, जो हम पे अत्याचार कर रहा है। हम पे अत्याचार कौन कर रहा है, नॉन SC/ST पीपल्स। ठीक है, इससे एक बहुत अच्छा दिमाग में मेरे क्वेश्चन आया कि क्या एक नॉन पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है, सॉरी, एक पब्लिक सर्वेंट है जो कि SC/ST कैटेगरी का है, क्या उस पे ये SC/ST एक्ट अप्लाई होगा जब वो आपकी प्रॉब्लम नहीं सुन रहा है, तो नहीं, उसके लिए पहले क्या होगी, इंक्वायरी होगी, देन उस पे ये एक्ट। और पहली चीज मैं आपको बता दूं कि SC/ST के पुलिस कांस्टेबल या जो भी आपके FIR लिख रहा है उस पे ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये एक्ट क्लियर बोलता है नॉन SC और ST के लिए अप्लाई होगा। चलिए,
अब बात करते हैं हम आर्टिकल 40। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि ये जो एक्ट है इसको पूरा जो फाउंडेशन मिलता है, इसकी जो नींव मिलती है वो कहाँ से मिलती है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 से। इवन तो मैं बात करूं, अगर हम आर्टिकल 14 देख लें, आर्टिकल 15 देख लें, आर्टिकल 16 देख लें, तो सब क्या बात करते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का। वहां पे बहुत सारी टर्म्स आपको मिल जाएगी कि नो डिस्क्रिमिनेशन शुड बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, सेक्स, ठीक है, इन सारी चीजों पे। तो बेसिकली आज हम ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, कास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं, कास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। अब जैसे अगर हम हिस्ट्री में देखते हैं तो हम 4 तरीके की कास्ट देखते हैं, शूद्र देख लेते हैं, क्षत्रिय देख लेते हैं। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में बात कर रहे हैं आपसे। तो आर्टिकल 14 बोलते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ, जो कि हमने यूके से लिया था, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जो कि यूएसए का करता है। अब इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को यहाँ लाने का क्या मकसद है? देखो, मैं आपको बता दूं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि लॉ के पहले आप सब क्या है, एक समान है। चाहे आप कोई भी हो, ऊंची जाति के नो हो, नीची जाति के हो, हमको कोई लेना देना नहीं है। हमको इतना पता है कि लॉ के पहले आप क्या हो, सब एक समान, ठीक है। अब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है, सॉरी, इसको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है, क्या बात हो रही है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से ये कहने का मतलब है इनका कि आप सभी को क्या दो, एक समान सुरक्षा दो। क्या दो, एक समान सुरक्षा दो, ठीक है, ताकि किसी की नजर में ये ना लगे कि कोई भेदभाव हो रहा है। लेकिन एक समान सुरक्षा कैसे दी जाएगी? अब देखो, अगर हम एजुकेशन पॉलिसी ला रहे हैं आरटीआई के तहत उन लोगों के लिए, किस लोगों के लिए, कि सपोज ये जो जाति के लोग हैं, इनके पास इतना सोर्स नहीं है, किसी भी तरीके से हमने कोई पॉलिसी बनाई है ताकि इन लोगों को क्या हो, अपलिफ्टमेंट हो सके, ठीक है, पहली चीज। अब अगर हम सेम पॉलिसी इस रिचर सेक्शन ऑफ द पार्ट सोसाइटी का जो उनको दे, तो क्या होगा, रिच बिकम मोर रिचर, उनको तो भैया सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। तो फिर हम इक्वल प्रोटेक्शन कैसे देंगे? हम इक्वल प्रोटेक्शन तभी दे पाएंगे ना जब हम कुछ पॉलिसी इनके लिए लाए और हम इनको इस लेवल पे लेके आए। जब हम इनको इस लेवल पे लेके आए, इस मिडिल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को हम इस रिचर सेक्शन के लेवल पे तभी ला पाएंगे जब क्या होगा, जब हम इनके लिए कुछ पॉलिसीज लाए और उनको इस लेवल पे लेके आए, तब तो हम इनको और इनको समान सुरक्षा दे पाएंगे। तो यही बात करता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अगर हम रिजर्वेशन में भी देखें तो सेम चीज होता है। तो यहाँ पे एससी और एसटी के लोगों के लिए भी सेम इसीलिए एक्ट बनाया गया, क्योंकि देखो ये एक्ट इसकी बात करता है बेस्ड ऑन द प्रोटेक्टेड डिस्टिंक्शन, ठीक है, ये एक बात करते हैं प्रोटेक्टिव डिस्टिंक्शन, क्योंकि जिस तरीके से हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, जब हमारे साथ इस तरीके का भेदभाव नहीं होगा, किस तरीके का भेदभाव नहीं होगा, नीची जाति ऊंची जाति, और जब हमारे लिए ये पॉलिसीज डेवलप होगी और हम इस लेवल पे आ जाएंगे तो कोई हमें क्या बोलेगा, कोई हमें कोई जात से कैटेगराइज नहीं करेगा। इसीलिए ये पूरा एक्ट जो है एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट है, वो कहाँ से निकल के आया है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से निकल के आया है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं आर्टिकल 15 की। अच्छा, आप सबने एक वर्ड तो जरूर सुना होगा, क्या, एजुकेशन इज मोस्ट पावरफुल वेपन टू चेंज द वर्ल्ड। ये हम अक्सर सुनते हैं, एजुकेशन, अगर आप कोई सी बुक भी परचेस करते हो तो उस पर पीछे लिखा रहता है कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन टू चेंज द वर्ल्ड। पर क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि एजुकेशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये तो बोलता है कि सबको शिक्षा का हक सबका है, शिक्षा पाने का अधिकार सबका है। लेकिन हमने क्या कुछ ऐसे एक्ट बना के रखे, कुछ ऐसे प्रोविजंस बना के रखे हैं कि अनुसूचित जाति जो एस सी के पीपल है उनको भी ये बेनिफिट मिलना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल बना के रखे। अगर हम आर्टिकल 15 की बात करें, पहले तो आर्टिकल 15 क्या बोलते हैं, नो डिस्क्रिमिनेशन शुड बी मेड, पब्लिक वेल टाइम, वॉशिंग घाट्स, ये सब बातें कर ली, ठीक है। बाद में लेकिन क्लॉज 5 में वो एक बात और जोड़ता है, और वो क्या बात जोड़ता है आइए जानते हैं इस वीडियो में। 2 clause 5 बोलता है नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन सब clause D of the clause 1 of article 19 shall prevent the state from making any special provision by law for the advancement of socially educationally backward class। मतलब इस आर्टिकल की कोई भी बात स्टेट को नहीं रोकती है कि वो कोई ऐसी पॉलिसीज लेके आए जिससे क्या हो रहा है, अपलिफ्टमेंट, जिससे क्या हो रहा है, एजुकेशनली बैकवर्ड और सोशली बैकवर्ड जो क्लास ऑफ सिटीजन है, जैसे कि एससी और एसटी, उनके लिए क्या हो, प्रोविजंस बनाए जाए, उनको शिक्षा का अधिकार मिल जाए।
ठीक है। तो उनके लिए ऐसा काम करने से हमको कौन नहीं रोकता है, स्टेट नहीं रोकता है, ना ये आर्टिकल हमें रोकता है। उल्टा ये हमने आर्टिकल ही इसलिए ऐड किया है ताकि हम एससी और एसटी लोगों को लिए क्या कर सके, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर सके। अब एजुकेशन ही नहीं होगा तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कहाँ से आएगी? आप अगर देखेंगे तो पूरे एससी एसटी एक्ट में आपको ये नहीं बोला है कि इनको पढ़ाएंगे कैसे, इनको लिखेंगे कैसे, इनके लिए क्या फैसिलिटीज देंगे। वो तो आपसे ये बात कर रहा है, एट्रोसिटीज के बारे में बात कर रहा है, आपसे अत्याचारों के बारे में बात कर रहा है, ना कि आपसे ये बात कर रहा है कि इनको शिक्षा देनी है या नहीं। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, इन्होंने क्लियर बोल दिया कि स्टेट को ऐसी कोई भी बात रोकती नहीं है। किसके लिए नहीं रोकती है? एससी और एसटी के लोगों के लिए आप अगर कुछ काम कर रहे हैं शिक्षा से रिलेटेड, ठीक है। नथिंग इन दिस आर्टिकल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन बाय द लॉ। किसके लिए? एडवांसमेंट। किस चीज का एडवांसमेंट? एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए और सोशली बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू देयर एडमिशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ठीक है। स्पेशल प्रोविजन भी बनाया जाए ताकि उनका एडमिशन हो सके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। अगर स्पेशल प्रोविजन की बात करें तो यहाँ पे अगर हम रिजर्वेशन ले लें तो सबसे बेस्ट अच्छी बात बोली गई है यहाँ पे, स्पेशल प्रोविजन टू द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग प्राइवेट एजुकेशन, फिर चाहे वो प्राइवेट भी हो गवर्नमेंट भी हो। लेकिन यहाँ पे मेनली किस पे बोला कि स्पेशली अगर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है और वो इनको एडमिशन देने से मना कर रहा है तो उनके लिए क्या होना चाहिए? स्पेशल प्रोविजन बनाने चाहिए। और ये चीज से स्टेट भी बार नहीं कर रहा है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम। आर्टिकल 16 सेम बात करता है, रिजर्वेशन ऑफ एससी एसटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। अभी मैंने जस्ट आपको क्या बोला था आर्टिकल 15 में कि शिक्षा पाना सबका अधिकार है। बिना शिक्षा के क्या आपको रोजगार की गारंटी मिलेगी? इवन हमारी गवर्नमेंट भी जो है अभी भी स्कीम लाती है, रोजगार पंजीयन ले लो, रोजगार एम्प्लॉयमेंट। तो कैसे मिलेगा? जब हमारे पास शिक्षा होगी तभी तो मिलेगी। तो यही चीज सेक्शन 16 लेके आता है कि अगर आप सेक्शन 16 आपसे ये बोलता है कि आर्टिकल 16 रिजर्वेशन ऑफ एससी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब इनके लिए जगह होगी कहाँ? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में भी कितनी सीट रिजर्व होगी? 1/3 सीट रिजर्व होगी। किनके लिए रिजर्व होगी 1/3 सीट? एससी और एसटी के पीपल्स के लिए क्या होगी? 1/3 ऑफ द सीट रिजर्व होगी। ठीक है। अगर हम 11th और 12th शेड्यूल की बात करें, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी की बात करें, तो वहां पे भी अगर आप देखेंगे तो वुमेन्स के लिए सीट रिजर्व है, एससी एसटी के लिए सीट रिजर्व है। खैर वो हम आगे पढ़ेंगे। आर्टिकल 17 बोलता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है। ये जो छुआछूत की बीमारी है इसका एबॉलिशन। ठीक है। पहले के लोग क्या करते थे, चाहे वो पंडित हो चाहे वो क्षत्रिय हो, हम जैसे लोगों से क्या करते थे, हम जैसे मतलब एससी एसटी के पीपल से क्या करते थे, उनको छूने से भी डरते थे, उन्हें घर से बाहर भगा दिया जाता था, उनसे दूर से बात करते थे। तो ये वाला जो छुआछूत की बीमारी इनको टच ना करने का, इसको भी एबॉलिश कर देना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या हमारे डीपीएसपी में भी कोई प्रोविजन है रिलेटेड टू एससी एसटी? ठीक है। ऐसे में आपको बहुत सारे प्रोविजन आपको कॉन्स्टिट्यूशन में बताने वाली हूँ जो हमारे एससी एसटी को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करते हैं या कहीं ना कहीं उनके लिए कोई फैसिलिटीज लेके आते हैं। ठीक है। हम बात कर लेंगे, अगर हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करेंगे, हम आर्टिकल 338 के बारे में बात करेंगे जहां पे नेशनल कमीशन बनाते हैं। ठीक है। जिसमें चेयरपर्सन होते हैं। तो इस सारे आर्टिकल्स को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि मैं आपको यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन इसलिए बता रही हूँ। पहली चीज, आपके एपीओ के सिलेबस को कट शॉर्ट कर दिया। ये आपके मेजर चांसेस है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन से भी क्वेश्चन दे देगा एससी एसटी से रिलेटेड। तो अगर आपके आर्टिकल्स क्लियर है रिगार्डिंग एससी एसटी तो फिर आपको एससी एसटी के पूरे से पूरे मार्क्स लाने में कोई नहीं रोक सकता। चलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करें, आर्टिकल 46 द स्टेट शैल विद स्पेशल केयर। पहली चीज देख लो कि स्टेट क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है। स्टेट क्या करेगा? उनको प्रोटेक्ट करेगा। किस तरीके से प्रोटेक्ट करेगा? उसको सोशल इनजस्टिस से प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है। और ऑल द फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, मतलब जिस तरीके का वो उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है, उनसे काम ले लेना। ठीक है। एक्सप्लॉइटेशन का सबसे पहले क्या होता था कि हमसे काम निकलवा के हमको मजदूरी ना देना, दैट विल आल्सो कम अंडर योर एक्सप्लॉइटेशन। तो पहली चीज उनको क्या करनी है? प्रोटेक्ट करना है सोशल इनजस्टिस से और ऑल फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉइटेशन से। ठीक है। साथ ही साथ क्या करना है? उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है। एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट और उनके इंटरेस्ट
इंटरेस्ट को प्रमोट करना है, ये सारी चीजें बोली गई है। तो हमारे डीपीएसपी ने भी सीधी बात बोल दी कि किसी भी तरीके का अगर इनके साथ सोशल इंजस्टिस हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, इनके इंटरेस्ट को प्रमोट करना है और क्या करना है, इनको आगे बढ़ाना है। ठीक है, अब मैं आपसे बात कर रही थी आर्टिकल 243 डी और 243 टी। ठीक है, 243 डी जो है ये बात करता है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल। तो यहाँ पे भी बात है कि 1/3 ऑफ द सीट्स किनके लिए रिजर्व होगी, SC ST के लोगों के लिए 1/3 जो है सीट रिजर्व रहेगी। सेम चीज यहाँ पे ये जो बात हो रही थी, ये किसके बारे में बात हो रही थी, पंचायत के बारे में। और यहाँ पे क्या है, म्युनिसिपैलिटीज के बारे में भी, कि म्युनिसिपैलिटीज में भी क्या होगा, 1/3 ऑफ द सीट रिजर्व होगी। ठीक है, तो ये दोनों आर्टिकल रिजर्वेशन ऑफ सीट से बात करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात हम करते हैं रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा और रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन स्टेट लेजिस्लेचर। सॉरी, यहाँ पे म्युनिसिपैलिटीज की बात कर रही हूँ, यहाँ पे रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन स्टेट लेजिस्लेचर। ये दोनों ही प्रोविजन जो है किससे बात करते हैं, आपके म्युनिसिपैलिटी से बात करते हैं और पंचायत के प्रोविजन से डील करते हैं। हु इज SC ST, मीनिंग ऑफ SC ST। अब ये SC और ST क्या है, अब ये SC और ST क्या है। ठीक है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब ये तो सबको पता है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सबको पता है, लेकिन क्या इनको पूरे SC ST एक्ट में कहीं डिफाइन करके रखा है। देखो, SC ST एक्ट में डिफाइन तो करके रखा है, लेकिन उनका मतलब नहीं बताया। उन्होंने ये बोल दिया कि SC ST का मतलब वही है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। तो हम पहले कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को देख रहे हैं, तो साथ में इनको भी देख लेते हैं। ठीक है, आर्टिकल 341 बोलता है, क्या बोलता है आर्टिकल 341, शेड्यूल कास्ट कौन होगा, शेड्यूल कास्ट कौन होगा। ठीक है, अभी तो मैंने ऊपर आपको बता दिया कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी, सॉरी मैंने यहाँ पे लोकसभा बोल दिया, लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर के प्रोविजंस अलग हैं, उनके आर्टिकल्स अलग है। यहाँ पे मैंने लोकसभा लिख दिया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ये जो प्रोविजन है ये आपके पंचायत और म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड है। अब हम बात करते हैं 341। 341 डिफाइन करता है आपका स्टेट 341 आपका डिफाइन करता है शेड्यूल कास्ट। अब शेड्यूल कास्ट क्या, the president may with respect to the state or union territory whereas in the state in consultation with the governor by public notification क्या करेगा, इनकी कहने का मतलब ये है कि प्रेसिडेंट अगर चाहे तो, ठीक है, किसी यूनियन टेरिटरी या किसी स्टेट के पर्टिकुलर कास्ट को SC का दर्जा दे सकती है, ST का दर्जा दे सकती है। लेकिन चूंकि हम अभी आर्टिकल 341 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, SC की बात कर रहे हैं। तो अगर प्रेसिडेंट चाहे तो किसी स्टेट को, किसी यूनियन टेरिटरी को, और अगर स्टेट है तो विद कंसर्न विद द गवर्नर, ठीक है, गवर्नमेंट की जो भी सॉरी गवर्नर की असेंट लेके क्या कर सकती है, किसी पर्टिकुलर कास्ट को SC का दर्जा दे सकती है। ठीक है, अब वो SC का दर्जा तो दे सकती है। अब आइए जानते हैं, सपोज ये एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, इस यूनियन टेरिटरी के इतने जो पीपल है, ठीक है, ये बहुत ही पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है। ठीक है, इनको क्या करा, प्रेसिडेंट ने सोचा कि हमें इनको क्या दे देना चाहिए, SC का दर्जा दे देना चाहिए। ठीक है, SC का दर्जा दे देना चाहिए आफ्टर कंसल्टेशन विद द गवर्नर। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मैं SC ST की बात करी, उसको नॉट रिलेट पंडित से लेके ये सबसे आप रिलेट मत करिए। ठीक है, तो इनको क्या करना है, SC का दर्जा देना है। आई एम जस्ट क्रिएटिंग एन एग्जांपल फॉर यू। तो ये बात यूनियन टेरिटरी की है, तो प्रेसिडेंट असेंट देंगे, लेकिन अगर बात गवर्नर की है तो गवर्नर से क्या करेंगे, कंसल्ट करेंगे। कंसल्ट करने के बाद क्या करेंगे, इनको SC का दर्जा दे देंगे। और जब एक लिस्ट पूरी प्रिपेयर हो गई, तो फिर आर्टिकल 366 के क्लॉज 24 में जाएंगे और क्या करेंगे, उसको पब्लिश कर देंगे ऑफिशियल गैजेट के थ्रू, और उसको बता देंगे उनको क्या दर्जा दे देंगे, SC का दर्जा दे देंगे। यही बात बोली, गवर्नर बाय पब्लिक नोटिफिकेशन प्राइस ऑफ पास्ट रेशंस राइट which shall be for the purpose of consultation, उनको क्या माना जाएगा, शेड्यूल कास्ट माना जाएगा। ठीक है, हमारा 366 का 24 भी यही बोलता है कि शेड्यूल कास्ट वही जो 341 बताता है। एक जो सूची प्रिपेयर हो गई, वो हम लोग क्या आ गए, शेड्यूल कास्ट में आ गए। सेम चीज। नेक्स्ट
नेक्स्ट बात करते हैं हम 342 की। आर्टिकल 342 सेम चीज बोलता है, बस वो किसके बारे में बात करता है, आपसे इसके बारे में बात करता है, शेड्यूल ट्राइब के बारे में बात करता है। अब आपसे शेड्यूल ट्राइब के बारे में बात करता है तो यहाँ पे क्या बोला गया कि प्रेसिडेंट में, फिर क्या बोला गया, प्रेसिडेंट में। यहाँ पे प्रेसिडेंट शेल नहीं है, ना 341 में है ना 342 में। प्रेसिडेंट में का मतलब है प्रेसिडेंट अगर चाहे तो विद रिस्पेक्ट टू एनी स्टेट, किसी भी स्टेट से, कोई भी स्टेट या कोई भी यूनियन टेरिटरी आफ्टर कंसल्टेशन विद द गवर्नर। लेकिन अगर स्टेट की बात कर रही है तो फिर उन्होंने बोला आफ्टर कंसल्टेशन विद द गवर्नर। ठीक है, स्पेसिफाई द ट्राइब और ट्राइबल कम्युनिटीज, या कोई जो स्पेसिफाइड ट्राइब है और कोई ट्राइबल कम्युनिटी है या ग्रुप ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी है उनको एसटी का दर्जा दे सकती है। ठीक है, सेम इसके लिए फिर हम अगर देखेंगे 366 का, इसके लिए अगर हम देखेंगे तो 366 क्लॉज 25 यही बोलता है कि शेड्यूल ट्राइब वो होगी, ठीक है, जहां पे प्रेसिडेंट ने उनको असेंड करके गैजेट नोटिफाई करके उनको लिस्ट बना दी थी, वही क्या हो गई, शेड्यूल ट्राइब हो गई। तो आर्टिकल 341 और 342 समझ में आया? इज देयर एनी डाउट? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। वैसे 330 332 मैंने पहले गलती से आपको बता दिया था रिजर्वेशन इन सीट्स लोकसभा, बल्कि वो पंचायत और म्युनिसिपैलिटी की सीट्स की रिजर्व के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। अब हम बात करेंगे 330 और 332 रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन स्टेट लेजिस्लेचर। देखिए, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो इस डीप में बताऊंगी कि एसटी के लिए कितनी सीट्स रिजर्व होती है, एसटी के लिए कितनी सीट्स रिजर्व होगी। अगर हम देखें तो यहाँ पे लोकसभा में अप्रोक्स 84 जो सीट्स है वो किसके लिए रिजर्व है, 84 जो सीट्स है वो किसके लिए रिजर्व है, लोकसभा में एससी के लिए रिजर्व है। और यहाँ पे देखेंगे अगर हम तो यहाँ पे एससी के लिए सीट्स कम रिजर्व है। तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तब हम भी ज्यादा डिटेल में इनके बारे में जानेंगे। अभी सिर्फ हमें इतनी काम की चीजें ध्यान रखना है कि क्या हमें लोकसभा में दर्जा मिल सकता है, क्या हमें जो स्टेट लेजिस्लेचर है, जो हमारी विधानसभा है, उसमें हमें दर्जा मिल सकता है, मिल सकता है, क्योंकि बिल्कुल मिल सकता है। तो लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों में हमारे लिए क्या है, सीट्स रिजर्व है। हम अपॉर्चुनिटी ग्रैब तो करें। एस्टैब्लिशमेंट एंड कमीशन फॉर एससी एसटी, देखो इनके पीछे का लाने का पर्पस क्या है। आर्टिकल 338 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एससी, सॉरी 338 नेशनल कमीशन फॉर एससी। ये थोड़ी सी स्लाइड में थोड़ी सी गड़बड़ी है, इसको मैं चेंज करवा दूंगी। 338 और 338 बात करता है नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड स्टेट कमीशन फॉर एसटी। अब नेशनल कमीशन फॉर एससी और एसटी के लिए क्या, इनके पीछे का लाने का पर्पस ये था कि जो नेशनल कमीशंस हैं, इनको लगता है कि हमारे अगेंस्ट में कोई लॉ आ गया या कोई ऐसा लॉ आ गया जो क्या करता है, इनके राइट्स को वायलेट करता है, तो वो कमीशन के पास ये राइट है कि उनको क्या कर सके, इंटरप्रिटेट कर सके, उन्हें चेंज करवा सके, उनके हक के लिए लड़ाई कर सके। तो इसलिए जो 338 और 338A है ये नेशनल कमीशन फॉर एसटी की बात करता है, और 338 बात करता है नेशनल कमीशन फॉर एसटी की बात करता है। ठीक है, तो ये दोनों ही कमीशन का मेन काम यही है। इसमें एक चेयरपर्सन भी होता है, वाइस चेयरपर्सन भी होता है, इनको लॉ को इंटरप्रिटेट करना कि हमारे अगेंस्ट में कोई लॉ ना आ जाए या कोई ऐसी पॉलिसी एग्जीक्यूट ना हो जिससे हमारे राइट्स को अफेक्ट कर रहा हो कुछ भी। तो इसलिए ये क्या बनाएगी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी बनाएगी एंड नेशनल कमीशन फॉर एसटी बनाएगी। ठीक है, एनी डाउट? ये सारे थे आपके कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन। ठीक है, ये सारे आर्टिकल्स किससे रिलेटेड है, ये सारे आर्टिकल्स जो है वो रिलेटेड है आपके एससी और एसटी से। ऐसे और भी आर्टिकल्स आपको कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डील कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपके सिलेबस को कट शॉर्ट कर दिया और वो एससी एसटी से रिलेटेड आपकी कॉन्स्टिट्यूशन से भी पूछ ले विद रिगार्ड टू दिस एक्ट। हालांकि आपके जो एपीओ के सिलेबस में अगर हम देखें एससी एसटी एक्ट में आपसे सिर्फ 2 चैप्टर पूछे। पहला चैप्टर जो प्रिलिमिनरी वाला होता है डेफिनेशन, और दूसरा चैप्टर प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज, जिसमें हम पढ़ेंगे सेक्शन 3। सेक्शन 3 इतना बड़ा सेक्शन है जिसमें आपको टोटल कितने प्रोविजंस मिल जाएंगे, 36 प्रोविजंस मिल जाएंगे, और उन 36 प्रोविजंस को हम 1 बाय 1 डील करेंगे। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। फिर से मैं आपको बताना चाहूंगी कि soon we are starting our APO classes in offline mode. If anyone interested, just DM us on this video
और आप चाहे तो हमें और किसी वेबसाइट्स पे भी कर सकते हैं, जैसे जूडिस सारथी की वेबसाइट अवेलेबल है, यूट्यूब पे भी आप हमें कर सकते हैं और आप हमें कॉन्टेक्ट नंबर पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।